हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी को आपके इस स्टडी प्लेटफॉर्म इंटेलिजेंट फैमिली पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का ज्योग्राफी का पहला चैप्टर, जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि इससे पहले हम लोग 2 क्लास कर चुके हैं, जिसमें हम लोग जाने हैं कि संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन को किस किस आधार पर बांटा गया है। अगर आप उस क्लास को नहीं किए हैं तो उस क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उस क्लास को कर सकते हैं। फाइनली आज हम लोग स्वामित्व के आधार पर संसाधन का जो वर्गीकृत किया गया है उसके उसको एक एक करके डीपली से पढ़ेंगे। तो मैं बता दूं कि स्वामित्व का मतलब होता है मालिक, यानी संसाधन का कौन मालिक है। इस आधार पर संसाधन को 4 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? तो 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला है किसी एक व्यक्ति के अधिकार में है तो व्यक्तिगत संसाधन, किसी एक व्यक्ति के अधिकार में ना होकर के 4-5 व्यक्ति के अधिकार में हो तो सामुदायिक, अगर किसी एक देश के अधिकार में है तो राष्ट्रीय, अगर किसी एक देश में के अधिकार में ना होकर के 4-5 देश के अधिकार में है तो उसको अंतरराष्ट्रीय। यानी यहाँ पर लिखा हुआ है व्यक्तिगत संसाधन, यानी एक व्यक्ति के अधिकार में हो तो व्यक्तिगत संसाधन, एक व्यक्ति के अधिकार में हो तो व्यक्तिगत संसाधन, अगर एक से अधिक व्यक्ति के अधिकार में हो, एक से अधिक व्यक्ति के अधिकार में हो तो ये हो जाएगा सामुदायिक। यानी किसी एक व्यक्ति, जैसे हम लोग कहते हैं मंदिर, तो मंदिर किसी एक व्यक्ति के अधिकार में नहीं होता बल्कि वो पूरे समूह के अधिकार में होता है, तो ऐसे संसाधन हो जाएगा सामुदायिक। यानी किसी एक व्यक्ति के अधिकार में कौन सा होगा? जैसे किसी का है मोबाइल है तो मोबाइल हो जाएगा, मोबाइल हो जाएगा व्यक्तिगत संसाधन। जैसे किसी का किताब है तो किताब क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत संसाधन। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं किताब। जैसे हम लोग कहते हैं अगर सामुदायिक की बात किया जाए तो सामुदायिक में आ जाएगा जैसे मंदिर, तो मंदिर किसी एक व्यक्ति के अधिकार में ना होकर के पूरे गांव के सारे लोग उस पर अधिकार किए रहता है, यानी गांव के जितने भी लोग हैं उसका उपयोग कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा सामुदायिक। तो एक से अधिक व्यक्ति, यानी जैसे हम लोग कह सकते हैं कि मंदिर, मंदिर क्या हो जाएगा? सामुदायिक संसाधन। यानी एक व्यक्ति के अधिकार में ना होकर के एक से अधिक, यानी बहुत सारे लोगों के अधिकार में, तो हो जाएगा सामुदायिक। जैसे हम लोग कहते हैं मस्जिद, तो मस्जिद के एक व्यक्ति के अधिकार में ना होकर के पूरे समूह के अधिकार में होता है, ठीक है, तो हो जाएगा मस्जिद। उसके बाद आता है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन होगा किसी एक देश के अधिकार में, यहाँ एक व्यक्ति है तो व्यक्तिगत, राष्ट्रीय मतलब एक देश के अधिकार में होगा, एक देश के अधिकार में होगा। यानी एक देश, जैसे भारत के जितने, भारत के अंदर जितने भी संसाधन हैं वो भारत का अपना संसाधन हो जाएगा। जैसे अमेरिका कहते हैं तो अमेरिका के अंतर्गत जितने भी संसाधन हैं वो हो जाएगा अमेरिका का अपना। यानी भारत के अंतर जितने भी संसाधन है जैसे मंदिर मस्जिद, यानी व्यक्तिगत संसाधन भी राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आ जाएगा। सामुदायिक संसाधन भी राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आ जाएगा। यानी देश में जितना भी संसाधन है सबको हम लोग कह सकते हैं कि राष्ट्रीय संसाधन, यानी राष्ट्र के अंतर जितना भी संसाधन है उसको राष्ट्रीय संसाधन। अब कहते हैं कि एक देश के अधिकार में नहीं होता, एक से अधिक देश होगा, एक से अधिक देश होगा तो उसको हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय। यानी 1, 2, 5, 10, 20, 50 देश मिल करके जिस संसाधन पर अधिकार किए हुआ है उस पर उसको हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय संसाधन। यानी एक देश ना हो करके एक से अधिक देश होगा। अब सवाल आएगा कि एक से अधिक देश पर कौन से संसाधन पर एक से अधिक देश अधिकार किए हुआ है, तो इसको हम जब परिभाषा अभी डिफाइन करेंगे तो उसमें हम डिफाइन कर देंगे कि एक से अधिक देश में देश किस किस संसाधन पर अधिकार किए हुआ है। तो चलिए हम लोग एक एक को परिभाषा के साथ देखते हैं। तो सबसे पहला आता है व्यक्तिगत संसाधन। यानी सवाल आता है कि व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं। तो मैं बता दूं कि ऐसा संसाधन
यानी ऐसा संसाधन जो किसी एक व्यक्ति, कितना व्यक्ति, तो एक व्यक्ति के अधिकार में होगा तो व्यक्तिगत संसाधन। जैसे हम लोग कहते हैं किताब, किताब किसी एक व्यक्ति के अधिकार में होता है तो उसको व्यक्तिगत संसाधन। जैसे कपड़ा, तो कपड़ा किसी एक व्यक्ति के अधिकार में होता है तो उसको व्यक्तिगत संसाधन। जैसे घर, तो घर किसी एक व्यक्ति के अधिकार में होता है तो वह व्यक्तिगत संसाधन। यानी एक व्यक्ति के ऐसा संसाधन जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो व्यक्तिगत संसाधन कहलाता है। जैसे किताब, कपड़ा, घर आदि बहुत सारा आ सकता है। उसके बाद आता है सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं। सवाल आता है कि सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं, तो बता देंगे, मैं बता दूं कि एक से ऐसा संसाधन जिस पर एक से अधिक व्यक्ति का अधिकार हो, यानी एक व्यक्ति ना होकर के एक से अधिक व्यक्ति का अधिकार हो तो उसको सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे मंदिर, मंदिर किसी एक व्यक्ति के अधिकार में नहीं होता है, मंदिर का सब पूरे गांव का लोग उपयोग करते हैं। जैसे हम मस्जिद, तो मस्जिद किसी एक व्यक्ति के अधिकार में नहीं होता है बल्कि पूरे गांव के लोग उस पर अधिकार किए रहते हैं और उस पर उसका उपयोग करते हैं। तो ये हो गया सामुदायिक संसाधन, यानी एक व्यक्ति नहीं होता है बल्कि पूरे गांव होता है। उसके बाद आता है राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। तो चलिए हम लोग राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संसाधन की परिभाषा देखते हैं। तो राष्ट्रीय संसाधन मतलब किसी एक देश के अधिकार में होगा। यानी राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं, अगर ऐसे सवाल पूछें तो हम लोग बोल सकते हैं कि किसी देश के सीमा के अंतर्गत, जैसे अगर हम कहते हैं ये एक देश है तो इसके अंदर जितना भी संसाधन है वो हो जाएगा राष्ट्रीय संसाधन। यानी मान लिए कि अगर ये देश है, कोई भी देश है, तो इसके अंदर जितना भी संसाधन है ये हो जाएगा राष्ट्रीय संसाधन। चाहे इसके अंतर्गत व्यक्तिगत संसाधन हो, चाहे इसके अंतर्गत सामुदायिक संसाधन हो, किसी भी प्रकार के संसाधन हो, ये देश के अंतर्गत है तो हो जाएगा राष्ट्रीय संसाधन। यानी किसी देश के सीमा के अंदर जितना भी संसाधन है उसको हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। यानी किसी देश के सीमा के अंदर सभी प्रकार के संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग समझने की कोशिश करते हैं अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन को समझने से पहले हम लोग एक चीज को समझेंगे जिसका नाम है अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। यानी अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र किसे कहते हैं, अगर इसको समझ लेंगे उसके बाद अंतरराष्ट्रीय संसाधन को हम आसानी से समझ पाएंगे। तो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र की बात किया जाता है, यानी अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र किसे कहते हैं। अगर ऐसे सवाल पूछे अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, तो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र का मतलब होता है किसी देश के सीमा के, यानी किसी देश के तट रेखा, यानी समुद्री जो तट होता है। जैसे मान लिया कि यहाँ पर ये देश का समुंदर है, यानी ये देश का लास्ट जो सीमा है उसके बाद सीधा समुंदर दिखाई देता है। तो ऐसा नहीं कि ये देश का जितना भी, इसके बाद जितना भी समुंदर है इसी का होगा, इसका नहीं होगा। इसके अंतर्गत जैसे हुआ कि इससे 200 किलोमीटर तक जाएंगे, 200 किलोमीटर की दूरी तक जितना होगा इस देश का होगा समुंदर में। 200 किलोमीटर में जितना भी संसाधन निकलेगा ये देश अपना ले सकता है, और 200 किलोमीटर के बाद जितना भी खुला महासागर होगा वो अंतरराष्ट्रीय अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के बाहर हो जाएगा। यानी वो दूसरे देश का मतलब कि उस पर किसी देश का अपना अधिकार नहीं होगा। तो ये जो 200 किलोमीटर है इस देश का अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। यानी किसी देश के तट रेखा से 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र इस देश का अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। इस 200 किलोमीटर तक का संसाधन का ये उपयोग कर सकता है। इसके बाद कोई संसाधन अगर निकल रहा है खुला महासागर में तो ये उपयोग नहीं कर सकता है। तो ये हो गया अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, यानी तट रेखा से 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र इस देश का अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, उसके बाद जितना भी संसाधन, माना कि इधर जितना भी संसाधन होगा ये सब हो जाएगा किसी देश के अंतर्गत नहीं होता है बल्कि अंतरराष्ट्रीय संस्था के अधिकार में होता है। यानी अब हम लोग अंतरराष्ट्रीय संसाधन को समझेंगे। तो अंतरराष्ट्रीय संसाधन यही होता है कि इस देश के बाद जितना भी संसाधन होगा ये सब किसके अंतर्गत आएगा, तो अंतरराष्ट्रीय संस्था के अंतर्गत आएगा। यानी ऐसा संसाधन जिस पर एक देश का अधिकार नहीं होता है बल्कि पूरे दुनिया का अधिकार होता है, यानी पूरे देश का अधिकार होता है। यानी खुला महासागर में किसी ये देश का या आसपास के देश का अधिकार नहीं होगा बल्कि पूरे दुनिया का अधिकार होगा उस संसाधन पर। तो उसको हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय संसाधन इसी में आता है। 200 किलोमीटर तक के बाद का जितना भी क्षेत्र है
वो अंतरराष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आ जाएगा। तो हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन को लेकर।